हाय गाइस, यू वाचिंग सीएस अतुल जैन क्लासेस। आज हम लोग देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखो होते क्या हैं, दीज आर द बेसिक रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। इट मीन्स कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो आपको कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करना ज़रूरी होता है, और इन्हीं बेसिक रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो क्या ये बेसिक रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है? ऑब्वियसली ये बेसिक रूल्स आपको फॉलो करना ज़रूरी है जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे तो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस commonly known as generally accepted accounting principles। कहते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गैप बोलते हैं। शॉर्ट में एब्रीविएशन क्या यूज की है, गैप्स। फुल फॉर्म क्या हुआ इसका, गैप्स का, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये गैप्स हैं क्या, दीज आर द बेसिक रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। मीन्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैप्स बोल रहे हैं, राइट। इन अदर वर्ड्स दे आर द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है। इन्हीं गाइडलाइंस को या रूल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैप्स बोल रहे हैं। और इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ना देखो हम लोगों ने दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया, राइट। दो पार्ट में बाइफरकेट कैसे किया, देखो एक को तो हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस, और दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, राइट। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस, दूसरा क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। देखो दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है। क्या माइनर सा डिफरेंस है, अगर हम अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात करें तो ये भी तो क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स ही हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी क्या है, एक तरह से वो भी बेसिक रूल्स हैं। बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं दे में अंडरगो अ चेंज with the time to bring about improvement in the quality of accounting information. It means accounting conventions में changes allowed हैं, right? और जो आपके accounting assumptions हैं या accounting concepts हैं उसमें changes allowed नहीं हैं, तो changes not allowed, changes not allowed। और accounting conventions में आप changes allow करेंगे, है ना, changes allowed हैं यहाँ, ठीक है जी। तो पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है इसमें हम लोग सिर्फ तीन पढ़ेंगे। नंबर 1 गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या अजम्पशन। Second one is consistency concept या assumption, consistency concept or assumption, and third one is accrual concept और assumption। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशन में हम लोग सिर्फ तीन पढ़ रहे हैं। नंबर 1 गोइंग कंसर्न, नंबर 2 कंसिस्टेंसी एंड नंबर 3 एक्रूअल, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो गोइंग कंसर्न अजम्पशन की। ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन देखो क्या कहता है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन में अगर हम इसमें एक लाइन में बात करें, शॉर्ट में बात करें, तो क्या कहता है, देखो बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशंस। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या मान के चलता है कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा फॉर एन अनलिमिटेड लाइफ, कह सकते हैं फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर, मतलब जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक वो चलता रहेगा। बिजनेस को हम नियर फ्यूचर में वाइंड अप नहीं करेंगे। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन किस अजम्पशन पे बेस्ड है कि आपको बिजनेस की लाइफ की चिंता नहीं करनी है। किसकी लाइफ की चिंता करनी है, एसेट्स की लाइफ की चिंता करनी है। बिजनेस तो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, बिजनेस की लाइफ को कंसीडर नहीं करना है, राइट। तो देखो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन इट इज अज्यूम्ड दैट द बिजनेस शैल कंटिन्यू
for a foreseeable period and there is no intention to close the business in the near future, राइट। तो ओनर की इंटेंशन नहीं है कि वो बिजनेस का नियर फ्यूचर में क्या करेगा, वाइंड अप करेगा। ठीक है, तो बिजनेस को क्या मान लेके चलेंगे आप लोग, बिजनेस की लाइफ को क्या मान के चलेंगे, अनलिमिटेड। इट इज बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। कि जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसमें आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनका बेनिफिट तो होता ही आपका कितना है, मैक्सिमम 1 साल या उससे कम होता है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उनका बेनिफिट हमेशा वैसे तो 1 साल से ज़्यादा होता है। बट ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कह रहे हैं कि भाई जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वैसे तो उनका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा है, बट क्या आप वो पूरा का पूरा P&L अकाउंट में शो कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि P&L अकाउंट में आप जो एक्सपेंडिचर शो करते हैं वो सिर्फ 1 साल के होते हैं मैक्सिमम। तो इट मीन्स अगर आपने कोई एसेट खरीदी है जिसकी लाइफ 5 साल है, तो क्या वो 1 ही साल के P&L अकाउंट में दिखा दोगे आप, नहीं। तो आपको क्या करना है, वो जो कॉस्ट है उस एसेट की जो कॉस्ट है उसको 5 साल में क्या करो, 5 साल में राइट ऑफ करो, 5 साल में डिवाइड कर लो। तो लाइक 5 लाख रुपए की एसेट है तो डिवाइडेड बाय 5 करो, 1-1 लाख रुपए हर साल के P&L में दिखाओ। आप 5 साल का खर्चा 1 साल के P&L अकाउंट में शो नहीं कर सकते। ठीक है, क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई जो बिजनेस है, मान लो एसेट तो 5 साल चलेगी बट मेरा जो बिजनेस है वो तो 1 ही साल चलेगा, 1 साल के अंदर अंदर मैं बिजनेस को बंद कर दूंगा, तो इसलिए जो मेरी 5 लाख की एसेट की कॉस्ट है वो तो 1 ही साल का खर्चा है, 1 ही साल के P&L में दिखाओ। आप ऐसा नहीं कर सकते। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कह रहा है कि भैया बिजनेस की लाइफ तो अनलिमिटेड है, आप ऐसा नहीं बोल सकते 1 ही साल चलाऊंगा मैं बिजनेस को, राइट। तो आपको बिजनेस की लाइफ को कंसीडर नहीं करना है, किसकी लाइफ को कंसीडर करना है, एसेट की लाइफ को कंसीडर करना है, राइट। तो देखो लिखा भी है इसी में यही बात, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट फिक्स्ड एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड इन अ सिस्टेमेटिक मैनर, कि फिक्स्ड एसेट्स को आप क्या करते हो, डेप्रिशिएट करते हो सिस्टेमेटिक मैनर में ओवर द यूजफुल लाइफ, कि एसेट की जितनी भी यूजफुल लाइफ है उसकी कॉस्ट को उतने ही ईयर्स में क्या करते हैं, आप बाइफरकेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीनरी खरीदी है जो कितने साल चलेगी, देखो मशीनरी खरीदी है जो कि 10 साल चलेगी, तो कॉस्ट ऑफ दिस मशीनरी विल बी स्प्रेड ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स फॉर कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस। तो आप क्या करेंगे, इस मशीनरी की कॉस्ट को 10 साल में स्प्रेड कर देंगे, राइट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, और साथ में लिखा भी है देखो, बिकॉज ऑफ द concept of going concern, the full cost of machine would not be treated as an expense in the year of its purchase itself, कि मशीनरी की टोटल कॉस्ट को आप इन द ईयर ऑफ परचेज ही पूरा का पूरा एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या अजम्पशन, जो कि क्या बोलता था, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल फ्यूचर एंड यू नीड नॉट टू कंसिडर द लाइफ ऑफ बिजनेस, you need to consider the life of asset only, right। अब हम लोग देखो सेकंड assumption पे चलते हैं। सेकंड assumption is consistency assumption। तो ये consistency assumption क्या कहता है, देखो ये consistency assumption की अगर हम एक लाइन में बात करें तो वो ये कहना चाहता है कि accounting practices once adopted should be applied year after year, that is you cannot change the accounting practices, you cannot change the accounting practices in 2 different financial years, right। तो वो ये कहना चाह रहे, देखो कई बार क्या होता है कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो आपको ऑप्शन दे देती हैं कि भाई आपके पास 2 ऑप्शन हैं, चाहे तो आप ये वाला अवेल कर लो चाहे आप वो वाला अवेल कर लो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं डेप्रीशिएशन की, तो डेप्रीशिएशन चार्ज करने के 2 तरीके हैं, एक SLM और एक WDVM। कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है आपको, ये आपकी मर्जी है, ये आपके डिस्क्रिएशन पे डिपेंड करेगा। बट कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कह रहा है कि दोनों में से कोई भी एक मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, बट जो भी मेथड अडॉप्ट करोगे दैट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। इट मीन्स ईयर आफ्टर ईयर आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। लाइक फर्स्ट ईयर आपने क्या किया, SLM मेथड फॉलो करना शुरू किया, नेक्स्ट ईयर आपका मन चेंज हो गया, कहता है WDV फॉलो करेंगे, थर्ड ईयर फिर से SLM फॉलो करेंगे आप ऐसा नहीं कर सकते।
ईयर आफ्टर ईयर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, अगर आप अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को चेंज करोगे तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग आएगा। लाइक जैसे डेप्रिसिएशन की हम लोग बात कर रहे हैं, एसएलएम फॉलो करोगे तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कुछ और आएगी, डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी फॉलो करोगे तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कुछ और आएगी। तो जब डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज हो जाएगी तो प्रॉफिट चेंज होगा, और प्रॉफिट चेंज होगा तो 2 साल के हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और वो भी कितने परसेंट। तो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो कंपेरेबल नहीं होंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कह रहा है? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या मेथड्स वंस अडॉप्टेड शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, उसमें आप चेंजेस नहीं करोगे, राइट? देखो ये बात लिखी है इसमें, क्या कहता है? दिस कन्वेंशन स्टेट्स दैट, ठीक है जी, देखो क्या कहता है, दिस कन्वेंशन स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर to another year. This should not be changed from year to year. कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या मेथड्स को आप ईयर टू ईयर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, किस लिए किया ऐसा? इन ऑर्डर टू एनेबल द मैनेजमेंट टू कंपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ डिफरेंट पीरियड एंड ड्रॉ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स अबाउट द वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइजेस। कहता है अगर आप अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस या मेथड ही चेंज कर दोगे तो उसका इफेक्ट प्रॉफिट पे आएगा, और अगर प्रॉफिट पे आएगा तो प्रॉफिट जो है आपके 2 साल के वो कंपेरेबल नहीं हो पाएंगे कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आपको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, आप ये कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, राइट? यही चीज कहना चाह रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल सेवरल मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने अभी आपसे बात की है एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी की, एसएलएम एंड WDVM 2 मेथड है। कौन सा फॉलो करना है आपकी मर्जी है, बट जो भी फॉलो करेंगे आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, ईयर आफ्टर ईयर चेंजेस नहीं करेंगे। ऐसी मेथड्स ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, कि जब आप स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं वहाँ भी डिफरेंट मेथड होते हैं, तो वहाँ भी जो भी मेथड आप फॉलो करेंगे कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। लाइक स्टॉक वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड कौन से होते हैं? लाइक लीफो होता है, फीफो होता है, ठीक है, हीफो होता है, वेटेड एवरेज होता है, डिफरेंट मेथड होते हैं। तो जो भी फॉलो करोगे दैट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, ईयर आफ्टर ईयर आप चेंजेस नहीं कर सकते, राइट? इसी तरह से प्रोविजन फॉर लाइकली बैड डेट्स के लिए भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है? तो जो भी फॉलो करोगे, जो भी अडॉप्ट करोगे दैट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है जी। नेक्स्ट अजम्पशन पे चलते हैं, दैट इज एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन में क्या कहना चाह रहा है ये? अगर इसकी भी हम लोग देखो एक लाइन में बात करें तो क्या कहना चाह रहा है? ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द एक्चुअल पेमेंट इज रिसीव्ड। वो ये कहना चाह रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे ना ट्रांजेक्शन्स की, तो कब करनी है रिकॉर्डिंग? वो जब आप वो ट्रांजेक्शन्स में एंटर हुए हैं, एक्चुअल पेमेंट इज इररिलेवेंट। तो मान लो आज मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग आप आज ही कर लो, पैसा चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो, ये कहना चाह रहा है। मतलब पेमेंट को कंसीडर नहीं करना है, इन शॉर्ट, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम यहां बात करें, देखो इनकम की लिखा भी है, देखो एक्रूअल कॉन्सेप्ट अप्लाइज इक्वली टू रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, दोनों पे अप्लाई होता है। रेवेन्यूज पे भी अप्लाई होता है और एक्सपेंसेस पे भी अप्लाई होता है। तो रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करें आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करें आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? व्हेन द सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। कि आज आपने गुड्स बेच दिया ना भाई, तो देखो क्रेडिट सेल भी तो सेल ही है, वही कहना चाह रहा आपने आज गुड्स बेच दिया, ठीक है, पैसे चाहे ना आए हों, आप उसको सेल रिकॉग्नाइज कर लो अपनी बुक्स में। इसी तरह से अगर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हो तो इसको रेवेन्यू में कंसीडर कर लो, चाहे अभी तक पेमेंट ना मिला हो। इट मीन्स अगर आपने अपना पार्ट फुलफिल कर दिया तो आप इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है। अब जैसे मैं हूं, देखो मैं आपको कुछ गुड्स बेच रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मान लो मैंने आपको क्लासेस दे दी, तो इसका मतलब मैंने तो अपना पार्ट फुलफिल कर दिया ना,
तो इसको मैं अपनी बुक्स में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लूँ जो मुझे आपसे फीस लेनी है, चाहे पढ़ी अभी तक आपने फीस दी ना हो, नहीं दी है मुझे, तो कैश इज इमटेरियल कि अगर आप अपना पार्ट फुलफिल कर चुके हो तो उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसका एक और एग्जाम्पल दे देता हूं, ये लो, मान लो ये एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ये एक लॉ फर्म है, आपने इस लॉ फर्म से ना कंसल्टेंसी ली है, XYZ लिमिटेड ने कोई कंसल्टेंसी ली है, ये लो कंसल्टेंसी ली है, कंसल्टेंसी फीस फिक्स्ड हो गई थी एडवांस में, कितनी, 50,000 रुपए। वो अलग बात है 50,000 रुपये अभी तक इन्होंने दिए नहीं है XYZ लिमिटेड ने, बट लॉ फर्म ने तो कंसल्टेंसी दे दी ना अपनी, तो इसका मतलब इसने तो अपना पार्ट फुलफिल कर दिया ना, लॉ फर्म ने तो अपना पार्ट फुलफिल कर दिया ना भाई, तो इट मीन्स इसका तो राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया ना, राइट टू रिसीव क्या हो गया, एस्टैब्लिश हो गया ना। तो ठीक है, अब ये क्या करे, अपनी बुक्स में इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ले, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर ले, चाहे अभी तक इसको पेमेंट मिला हो चाहे ना मिला हो, पेमेंट इज इमटेरियल, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, अब इसी तरह से देखो, अगर लॉ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये तो रेवेन्यू है, और XYZ लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, तो ये जो लॉ फर्म है ये तो अपनी इनकम को कब रिकॉग्नाइज कर रहा था, जब राइट टू रिसीव इस्टेब्लिश हो जाए। अब ये XYZ लिमिटेड एक्सपेंडिचर को कब दिखाए अपनी बुक्स में, कब रिकॉर्ड करे, जब वो एक्सपेंस ड्यू हो जाए। इट मीन्स जब सामने वाला अपना पार्ट फुलफिल कर चुका हो तो आप इसको एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर लो अपने बुक्स में, चाहे अभी तक आपने पेमेंट किया हो चाहे ना किया हो। अगर सेम एग्जांपल रखूं तो देखो भाई, लॉ फर्म तो अपनी कंसल्टेंसी दे चुका है ना, जब वो लॉ फर्म अपनी कंसल्टेंसी दे चुका है तो लॉ फर्म तो अपनी बुक्स में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, और देखो ऑब्लिगेशन तो अब इसकी भी स्टैब्लिश हो गई, XYZ लिमिटेड को भी पैसे तो देने ही पड़ेंगे जब सर्विसेज ली हैं, राइट। तो एक्सपेंसेस ये अपनी बुक्स में क्या करे, इसको एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर ले बस अब, क्योंकि एक्सपेंडिचर ड्यू तो हो ही चुका है, सर्विसेज तो आप उसकी ले ही चुके हो, वो अपना पार्ट तो फुलफिल कर ही चुका है। तो यही कह रहा है बस एक्रूअल कॉन्सेप्ट कि इनकम को, रेवेन्यू को तो कब रिकॉग्नाइज करो, व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड। एक्सपेंसेस को कब रिकॉग्नाइज करो, जब वो एक्सपेंस ड्यू हो जाए, ड्यू हो जाए मतलब सामने वाला पार्टी अपना पार्ट फुलफिल कर चुका हो, यही कह रहा है बस एक्रूअल कॉन्सेप्ट। देखो देख लेते हैं एक बार नोट से। ठीक है, तो ये कह रहा है देखो एक्रूअल कॉन्सेप्ट में रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द सेल्स आर मेड, क्रेडिट सेल की बात कर रहा है, चाहे पढ़ी पैसा ना आया हो बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, और लिखा भी है एंड इट इज इमटेरियल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, एक्चुअल में कैश मिला या नहीं मिला, दैट इज इमटेरियल। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट expenses are recorded in accounting period in which they assist in the earning of revenues whether the cash is paid for them or not। मतलब अगेन एक्सपेंडिचर में भी क्या कहना चाह रहा है कि एक्सपेंडिचर को किस साल अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करो, जिस साल वो एक्सपेंडिचर ड्यू हो चुके थे, चाहे पेमेंट आपको पड़े ही अगले साल मिला हो, पेमेंट से मतलब नहीं है, राइट। ये थी बात। देखो ये हम लोगों ने डिस्कस किया एक्रूअल अजम्पशन, तो हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, यानी को हम एजम्पशन भी बोल रहे हैं। कौन कौन सी 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हम लोगों ने, सबसे पहले कौन से वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था हम लोगों ने, देख लेते हैं एक बार। ये तो था देखो गोइंग कंसर्न अजम्पशन या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या डिस्कस किया फिर हम लोगों ने, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट या कंसिस्टेंसी अजम्पशन, and the third one is accrual concept या accrual assumption, right। ठीक है जी, तो आज हम लोग देखो इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।